आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज की पहली बड़ी खबर बात करेंगे हम 6 घर फूके और टारगेट पर 2 लाख हिंदू। आपको बताऊंगा कि अभी भी हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। आधा दर्जन से ज्यादा हिंदुओं के घर फिर जला दिए गए। एक खतरनाक प्लान निकलकर सामने आया है जिसका खुलासा हुआ है। पोस्टर लग गए हैं, पोस्टर चस्पा हो गए हैं। 2 लाख बांग्लादेश में हिंदू टारगेट पर हैं। क्या है ये पूरा प्लान आपको बताएंगे। अगली बड़ी खबर बात करेंगे इजराइल जैसे एक्शन की डिमांड। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, उसके बाद वैसा ही एक्शन लेना चाहिए जैसे नेतन्याहू ने यहूदियों के खिलाफ आतंकी कार्रवाई के बाद एक्शन लिया था गाजा में। शुभेंदु अधिकारी के इस बयान के बाद बवाल मच गया है। शुभेंदु अधिकारी घिर गए हैं। क्या कह रहे हैं लोग और क्यों और किस बात पर बवाल है भी आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर बात करेंगे मौलाना के लिए देश से पहले धर्म। आपको मुलाकात करवाएंगे नए मौलाना से जिनकी तुलना अब जाकिर नाइक और उनके बयानों से हो रही है। ये मौलाना कौन है, कैसे सुर्खियों में आए और इनके लिए देश से पहले धर्म है। क्या ये देश के मुसलमानों को भड़का रहे हैं और अब इनके खिलाफ किस कार्रवाई की मांग हो रही। अगली बड़ी खबर बात करेंगे नया साल ट्रैफिक का पहाड़। नए साल पर लोग गाड़ियां उठाकर पहाड़ की तरफ जा रहे हैं या धार्मिक स्थलों की तरफ जा रहे हैं। वहां हालात क्या हैं आपको बताऊंगा। कितना ट्रैफिक है, कितने लाख लोग पहुंच रहे हैं, कैसे होटलों की कीमत आसमान पहुंच गई है और क्या आपके नए साल का भी प्लान है कुछ, तो यह खबर आपके लिए। अगली बड़ी खबर बात करेंगे कर्नाटक में योगी मॉडल पर बवाल हो गया है। योगी आदित्यनाथ मॉडल है बुलडोजर मॉडल, कई राज्यों ने अपनाया लेकिन कांग्रेस शासित कर्नाटक में भी बुलडोजर चला तो उस पर हंगामा हो गया। अब केरल के सीएम भी कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। आइए शुरू करें, उससे पहले आपको दिखाते हैं हेडलाइन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पनडुब्बी आईएनएस वाशगीर में यात्रा की है। ऐसा करने वाली दूसरी प्रेसिडेंट बनी है। इससे पहले डॉक्टर कलाम साहब सबमरीन में बैठे थे। बांग्लादेश में फिर कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर फूंक दिए। चटगांव के 2 गांव में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। 6 घरों को आग के हवाले किया गया। जम्मू, डोडा और किश्तवाड़ में आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। 200 से अधिक गांव और जंगलों में चल रहा सुरक्षा बलों का अभियान। 30 से 35 आतंकियों के छिपे होने की खबर। 7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से हिला ताइवान। देर रात राजधानी ताइपे में महसूस किए गए झटके, भूकंप की डराने वाली तस्वीरें आई सामने। लंदन में भारतीयों के प्रोटेस्ट में खालिस्तानियों का हुड़दंग। खालिस्तानी झंडे लहराकर भारत विरोधी नारे लगाए। बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा की मांग कर रहे थे भारतीय। हुमायूं कबीर का बेटा मारपीट के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। विधायक हुमायूं कबीर बोले टीएमसी के इशारे पर सब हो रहा है। पीएसओ ने मारपीट के आरोप लगाए। साल के आखिरी मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने गिनाई 2025 की उपलब्धियां। का ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया है। 2026 की चुनौतियों पर भी चर्चा की। यूपी में अपराध को लेकर सीएम योगी ने लॉन्च किया यक्ष एआई आधारित ऐप। एक क्लिक में मिलेगा अपराधी का पूरा रिकॉर्ड। सीएम योगी बोले दुनिया के लिए रोल मॉडल है यूपी पुलिस। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड में भी एक्शन में सेना है। बर्फीले और दुर्गम पहाड़ों में गश्त बढ़ाई गई है। स्पेशल विंटर वॉरफेयर यूनिट्स की भी तैनाती की गई। मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन पटना में। बिहार कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला। कांग्रेस योजना से गांधी का नाम हटाने का विरोध कर रही। उन्नाव रेप पीड़िता का जंतर मंतर पर प्रदर्शन। पीड़िता के समर्थकों से कुलदीप सेंगर समर्थकों की बहस हो गई है। पीड़िता ने कहा मैं डरने वाली नहीं। वाराणसी में कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 आरोपी गिरफ्तार। अवैध कारोबार और हवाला लेन देन का आरोप। मुख्य आरोपी के ठिकानों पर छापेमारी जारी। नीरज हिमानी की शादी के वीआईपी रिसेप्शन का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी आशीर्वाद देने पहुंचे। 150 स्पेशल गेस्ट को न्योता दिया गया था। कैलिफोर्निया में हो रही लगातार बर्फबारी से हालात खराब हैं। कई जगहों पर 5 फीट से ज्यादा बर्फ जमी है। स्थानीय प्रशासन के कर्मचारी सड़कों से बर्फ हटाने में जुटे। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर से। और पहली बड़ी खबर है देश में क्या हो रहा है। अब इस पर इजराइल जैसे एक्शन की डिमांड हो रही है
कि देखिए बांग्लादेश में अभी भी हिंदुओं के घर फूंके जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई है और ये बांग्लादेश के फिरोजपुर की तस्वीर है। और इस तरह की तस्वीरें अलग अलग जगहों से आई हैं जहां दावा है कि हिंदुओं के घर हैं जिसे फूंक डाला है। और उसके बाद देखिए बॉर्डर पर प्रदर्शन शुरू हुआ, लोग भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुंच गए जहां नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीर देख रहे हैं आप उसी की। जिंदा जला दिया बांग्लादेशी वाले, जिंदा जला दिया हमारे हिंदू भाई को, जिंदा जला दिया बांग्लादेश ना बांग्लादेश जला दिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो फेंसिंग है उस तरफ बांग्लादेश, इस तरफ भारत, और बॉर्डर पर देखिए लोग पहुंचे हैं, हाथ में भगवा झंडा लिए हुए हैं और ये जो शख्स वीडियो बना रहा है ये कह रहा है जिंदा जला दिया हमारे लोगों को। बांग्लादेश ना बांग्लादेश जला दिया। जिंदा जला दिया बांग्लादेशी वाले, जिंदा जला दिया हमारे। और दूसरी तरफ देखिए जरा, भारत में भी प्रोटेस्ट हो रहा था। ये तस्वीरें लखनऊ की आप देख रहे हैं जहां मुस्लिम संगठन सड़कों पर उतरे, मुसलमानों ने बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में जो हो रहा है तो ज्यादती है, ये दरिंदगी है। ये बांग्लादेश में नहीं बल्कि जहाँ जहाँ भी ऐसा हो कि मगर किसी को जिंदा जलाया जाए, फिर उस वक्त अल्लाह अकबर के नारे लगाएं, ये कौन सा इस्लाम है भाई? हमें तो इस इस्लाम से तो बेखबर है। ऐसे इस्लाम से हमें तो वो इस्लाम चाहे कि जहाँ अमन हो। हमने वो इस्लाम सीखा है जिस इस्लाम के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में शहादत पेश की। और जो बांग्लादेश में ऐसे दरिंदों ने ऐसे एक शख्स को जिंदा जला दिया है, ये वो इस्लाम है कि जो यजीद था जिसने इमाम हुसैन को भी सर झुकाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने अपना सर दिया है। लेकिन ऐसे इस्लाम के सामने सर खम नहीं हो। मोहम्मद यूनुस का पुतला था और आपको ध्यान होगा पिछले वर्ष के महीने दिसंबर के महीने में यह पुतला दहन किया था 8 दिसंबर को। और आज पे कर रहा हूँ क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदू अत्याचार शुरू हुआ है, पिछले साल पहले दंगा हुआ था, वो आज तक कंटिन्यू है, खत्म नहीं हो रहा है। तो उसको खत्म करने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं ताकि बांग्लादेश पे जो जुल्म चल रहा है बांग्लादेश में वो बंद हो, हिंदू अत्याचार बंद हो। बांग्लादेश पे तुरंत सैनिक कार्रवाई होना चाहिए क्योंकि वो बातों से मानने वाला नहीं है। जब तक हिंदुस्तान सैनिक कार्रवाई नहीं करेगा मोहम्मद यूनुस का आंखें नहीं खुलने वाली। ये यूनुस का पुतला है जिसको नोबेल प्राइज दिया गया है। हमने 1 साल पहले यहाँ पुतला दहन किया था और यह संदेश देने का काम किया था कि अगर बांग्लादेश होश में नहीं आएगा तो हम लोग ऐसे ही अपने हिंदू भाइयों के सपोर्ट में, हिंदू भाइयों के खिलाफ जो वहाँ जुल्म और ज्यादती हो रही उसके खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन करते रहे। आज मुस्लिम समाज के लोग हम यहाँ एकत्रित हुए, इकट्ठा होकर, और यूनुस को यह सबक सिखाने के लिए और वहाँ के जो मुसलमान हैं जो जुल्म कर रहे हैं उनके खिलाफ हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। और देखिए प्रदर्शन लंदन में भी हो रहा है। लंदन में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन था, वहां खालिस्तानी भी कूद गए जो भारत विरोधी प्रदर्शन करने लगे और दोनों आमने सामने आ गए। Justice for Hindu life matters. Hindu life matters. Hindu life matters. Hindu life matters. Matters. ये देख रहे हैं दूसरी तरफ खालिस्तानी प्रदर्शन करने लगे। Justice for Justice for Hindu life matters. Hindu life matters.
अब दूसरी तरफ देखिए भारत में क्या मांग हो रही है, जो माहौल है। इस बीच शुभेंदु अधिकारी ने मांग की कि गाजा जैसी कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर बवाल मच गया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा जो इजराइल ने गाजा में किया है वही करने की जरूरत है बांग्लादेश में। शुभेंदु के इस बयान के बाद शुभेंदु घिर गए हैं। विरोधी शुभेंदु से सवाल पूछ रहे हैं इस तस्वीर के बाद, उनके इस स्टेटमेंट और उनकी टिप्पणी के बाद, कि क्या बांग्लादेश में यह कार्रवाई करना शुभेंदु मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। यूनुस के राज में क्या 2 लाख हिंदुओं का कत्लेआम होगा? हिंदुओं के नरसंहार की यह साजिश अब एक्सपोज हो गई है। क्या इसलिए बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का इलाज गाजा मॉडल से करने की डिमांड हो रही है? सबक सिखाना चाहिए, जैसे इजराइल सिखाया गाजा में, उस तरीके से जैसे इजराइल ने गाजा में घुसकर हमास को ठोका, वैसे ही अब बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने बड़ी डिमांड रख दी है, वो भी इजराइल की तरह सीधा ठोकने की। देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार, सबक सिखाना चाहिए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हम लोग सबक सिखाया। शुभेंदु अधिकारी ने जैसे ही ये मांग रखी तो वो घिर गए। बयान का विरोध करने वालों ने इसे मुसलमानों के खिलाफ और भड़काऊ करार दिया। तो ये जो बड़बोले हैं, जो बांग्लादेश को हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं और हिंदुस्तान में उसका फायदा उठाना चाहते हैं, क्या सरकार को इनसे नहीं पूछना चाहिए कि तुम ऐसे बयान क्यों दे रहे हो? इस तरह की बातें इंसानियत के खिलाफ हैं, मानवता की दुश्मन है। शुभेंदु के इजराइल स्टाइल में एक्शन लेने वाले बयान से बवाल मचा है। कट्टरपंथियों के खिलाफ इस अल्टीमेटम पर नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। सबक सिखाना चाहिए, जैसे इजराइल सिखाया गाजा में, उस तरीके से। अब शुभेंदु के इसी बयान को मैं आपको बताऊं क्या कह रहे हैं वो, और उनके बयान पर बाकी सियासतदान क्या कह रहे हैं। शुभेंदु ने कहा बांग्लादेश में जानबूझकर हिंदू निशाना बनाया जा रहा है। इन लोगों को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए जिसे सदियों तक याद रखें। ठीक वैसे ही जैसे इजराइल ने गाजा में सबक सिखाया, इन्हें वैसा ही सबक सिखाया जाना चाहिए जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सिखाया। ममता की पार्टी ने शुभेंदु के बयान पर पलटवार किया। ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से कहा गया कि शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर अपनी फांसीवादी सोच दिखाई। वो लोगों की जान लेने और किसी समुदाय के खात्मे की बात कर रहे हैं। सागरिका घोष टीएमसी सांसद, उन्होंने कहा यह विभाजन और शासन की गंदी राजनीति है। शुभेंदु बांग्लादेश के खिलाफ गाजा जैसा ऑपरेशन चाहते हैं। कपिल सिब्बल राज्यसभा के सांसद, उन्होंने कहा शुभेंदु गाजा की तरह मुसलमानों को सबक सिखाना चाहते हैं। इस बयान को लेकर अभी तक उन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, यूएपीए नहीं लगाया गया और ना ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आइए सुनिए जरा शुभेंदु अधिकारी और उन पर जो प्रतिक्रिया आ रही। सबक सिखाना चाहिए, जैसे इजराइल सिखाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार, सबक सिखाना चाहिए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हम लोग सबक सिखाए। बोले हैं जो बांग्लादेश को हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं और हिंदुस्तान में उसका फायदा उठाना चाहते हैं। बंगाल में चूंकि चुनाव है, क्या सरकार को इनसे नहीं पूछना चाहिए कि तुम ऐसे बयान क्यों दे रहे हो? सरकार को चाहिए इनकी कड़ी निंदा करें, इनको पूछें कि ऐसा बयान तुम क्यों दे रहे हो। हम भी क्या वैसे ही बन जाएं जैसा इजराइल कर रहा है वहाँ? हम भी बांग्लादेश को हड़प लें, बांग्लादेश के लोगों को मार दें? ये बेतुका बयान है। इस तरह की बातें इंसानियत के खिलाफ हैं, मानवता की दुश्मन है। इस्लाम का स्पष्ट नजरिया है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। मैं तमाम भारत के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि अगर हिंदू हजरात भारत के सड़कों पर उतरते हैं, धरना प्रदर्शन जुलूस निकालते हैं, तो मुसलमान भी बढ़ चढ़ करके सड़कों पर उतरें। भारत सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए और मैं तो कहूँगा दुनिया में जहाँ भी जुल्म ज्यादती जिसके खिलाफ भी हो रही है, हमको उसके खिलाफ बोलना चाहिए। यही हमारे देश की संस्कृति है
वो यही भारत की आजादी का मतलब था और यही महात्मा गांधी का संदेश था। लेकिन सवाल यह है, क्या प्रदर्शन से जो बांग्लादेश में हिंदू टारगेट किए जा रहे हैं वो बंद हो जाएगा? क्योंकि अब तक ऐसा होता दिख नहीं रहा। तस्वीर देखिए, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, चटगांव में, बांग्लादेश के चटगांव में हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनके घरों को आग लगा दी गई, घर फूंक दिए गए। और ये पहला वाकया नहीं है, पहली घटना नहीं है। और देखिए, घर जलाए जाने के बाद की तस्वीर देखिए, चारों तरफ तबाही। यहां कई परिवार रह रहे थे। सोचिए, सर्दी का वक्त है, उनके घर जला दिए गए, लोग कहां जाएंगे? तो कट्टरपंथ का एक ये चेहरा है जो यूनुस के आने के बाद दिखाई दे रहा है बांग्लादेश में। इस तरह से हर रोज घर जलाए जा रहे हैं, फूके जा रहे हैं। इस बार चटगांव में हिंदुओं को ऐसे वक्त पर निशाना बनाया गया जब लगातार बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा देखी जा रही है। कुछ दिन पहले ही हिंदुओं के घरों में आगजनी की गई थी। उसी चटगांव में एक बार फिर से हिंदुओं के 5 से 6 घर फूंक दिए गए। हिंदुओं के घर चटगांव के फिरोजपुर जिले के 2 गांव में जलाए गए। यहां हिंदुओं के 6 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेशी पत्रकार शुएब चौधरी ने यह वीडियो पोस्ट किया जो मैंने आपको दिखाया। उन्होंने लिखा, उपद्रवियों ने कांति साहा के घर में आग लगा दी। विदेशी पत्रकार, बांग्लादेशी पत्रकार ने इसे हिंदू विरोधी भयानक हालत बताई। और इससे पहले रावजान उपजिला में भी हिंदुओं के घर जला दिए गए। सुल्तानपुर इलाके में बाबू शुकुशील के घर को आग लगा दी गई, जिससे उनका घर और उनके घर के अंदर रखा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया, खाक हो गया। अब मैं आपको बताऊं, जहां ये आग लगाई जा रही है बांग्लादेश के चटगांव में। चटगांव वो जगह है जहां हिंदुओं की बहुलता है। हिंदू संख्या, जनसंख्या कितनी है मैं आपको दिखाऊं। आप तस्वीर देख रहे हैं, और चटगांव खास तौर पर आप देखिए, ये बांग्लादेश आपको नजर आ रहा है, बांग्लादेश का नक्शा, और ये नीचे चटगांव आपको दिख रहा है। चटगांव से ठीक लगा हुआ अगर कोई राज्य है भारत का तो त्रिपुरा है। त्रिपुरा की सीमा चटगांव से लगती है, और इस चटगांव में 25 लाख हिंदू आबादी रहती है। यानी 25 लाख हिंदू रहते हैं, अच्छी खासी हिंदुओं की जनसंख्या है, और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। आइए अब आपको लिए चलता हूं बांग्लादेश और सुनवाता हूं जो हिंदू पीड़ित हैं, जो रोज ये सब झेल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। स्क्रू पर फेंकना। मैंने जब देखा कि घर में आग लगी है तो मैं चिल्लाने लगी, पलाश बाहर आओ, पलाश बाहर आओ, लेकिन वो लोग बाहर नहीं निकल पाए। मैंने देखा है कि 5 घरों में आग लगी हुई थी। 5 घर आग की लपटों से घिरे हुए थे, पर ये आग कैसे लगी मुझे नहीं पता। अब सवाल ये है, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है ये पहले दिन नहीं हो रहा। अगर आपको याद हो, यूनुस ने जब से सत्ता संभाली है, कमान संभाली है, तब से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ गई है। ये वो तस्वीरें थी यूनुस जब सत्ता में आए और हिंदू टारगेट पर थे। आज भी हिंदू टारगेट पर है। अब तो वो पोस्टर सामने आ गए जो हिंदुओं के खिलाफ हैं, और इन पोस्टरों में लिखा हुआ है कि बांग्लादेश में 2 लाख हिंदू टारगेट पर हैं। और जानबूझकर क्यों? क्योंकि चुनाव नजदीक है, हिंदू हसीना का वोटर था, और अब हिंदुओं को जानबूझकर चुनाव से पहले टारगेट किया जा रहा है। हिंदू इस बार निशाने पर हैं। कट्टरपंथियों के टारगेट पर देखिए जरा, 2 लाख का आंकड़ा पहुंच गया है हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए। दावा है 2 लाख हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश है। यह सब बांग्लादेश में चुनाव से पहले करने के मंसूबे हैं। यह दावा हम नहीं बल्कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी कर रहे हैं, जिन्होंने बाकायदा बैनर पोस्टर लगाकर हिंदू नरसंहार की धमकी दी है। द संडे गार्जियन ने
यह खुलासा करते हुए रिपोर्ट छापी जिसमें विवादित बैनरों में से एक की तस्वीर जारी की है। यह बैनर चटगांव के राउजान उपजिले से सामने आया है, जिसके मुताबिक 2 लाख हिंदू और बौद्ध को मारने की योजना है। द संडे गार्जियन ने एक बांग्लादेशी हिंदू संगठन के शख्स ने बात की है और कुशल वरुण चक्रवर्ती ने कहा है कि 13 दिसंबर को यह साजिश रची गई, जिसके तहत हिंदू बौद्ध को मारने के लिए फंडिंग भी हुई है। चक्रवर्ती ने कहा, बैनर पर लिखा था यहां कोई हिंदू बौद्ध नहीं बचेगा, ना उन्हें यहां रहने देंगे और ना ही उनका नामो निशान बचने देंगे। चक्रवर्ती के मुताबिक पुलिस ने विवादित बैनर जब्त कर लिया है। हालांकि आरोप है कि अब तक हिंदुओं की सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए हैं। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। सुनिए जरा असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। बांग्लादेश में 20 मिलियन नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज रहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश के जनाब यूनुस साहब इन नॉन माइनॉरिटीज की हिफाजत करें। और बांग्लादेश में एक पॉपुलर रेवोल्यूशन आया है और बांग्लादेश की स्टेबिलिटी भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार भी बांग्लादेश से और भारत सरकार के हमारे देश में ताल्लुकात और ख़राब नहीं होंगे बल्कि अच्छे होंगे। अब सवाल यह है, जो कुछ हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है उसके बाद भारत में गुस्सा है, लेकिन यह कम नहीं हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ जो उत्पीड़न है। तस्वीर देखिए जरा, देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अरुणाचल से भी तस्वीरें आ रही हैं। लोग मांग कर रहे हैं कोई एक्शन लिया जाए। दूसरी तरफ राजस्थान के कोटा की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। कोटा में भी लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन कर रहे हैं। चारों तरफ देश के हर शहर, हर जिले से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग अब मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई की जाए कोई। लेकिन बांग्लादेश में हिंसा बढ़ रही है और ताज्जुब की बात ये, मोहम्मद यूनुस को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है 2006 में। जिस शख्स के सत्ता में आते ही उस मुल्क में अशांति छाई है, न सिर्फ अशांति, दंगा फसाद, अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं, उस इंसान को शांति का पुरस्कार मिल चुका है और वो अभी मुंह सिल कर बैठा है, टेप लगाकर बैठा है। 2 आंकड़े आपके सामने। 2023 में हसीना गिराज में 302 मामले सामने आए थे, लेकिन अगस्त 2024 के बाद यूनुस के आते ही 2900 मामले सामने आए अल्पसंख्यकों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। यूनुस के आने के बाद बांग्लादेश में हिंदू विरोध बढ़ा है। यह रिपोर्ट्स और भारत सरकार के आंकड़ों से भी साबित होता है। आपको बताऊं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि 2024 में यूनुस के आने के बाद हिंदुओं से हिंसा बढ़ गई। बांग्लादेश में हिंदुओं से हिंसा के 2900 से ज्यादा मामले आए। आंकड़ों के मुताबिक एक साल में 20 से ज्यादा हिंदू मारे गए। अगस्त 2024 के बाद 152 से ज्यादा मंदिरों पर हमले हुए, जबकि यूनुस से पहले 2022 में 47 और 2023 में 302 मामले आए थे सामने। अगस्त तक 2024 अगस्त तक बांग्लादेश में 2200 मामले थे हिंदुओं से हिंसा की। लेकिन देखिए, बांग्लादेश के प्रेस विंग ने भी हिंदुओं से हिंसा का लेखा जोखा दिया, जिसके मुताबिक जनवरी से नवंबर 2024 में 138 हिंसक घटनाएं हुई, जिनमें हिंदुओं के 368 घरों पर हमला और 82 हिंदू घायल शामिल थे। इसमें 30 से ज्यादा जिलों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और तनाव देखा गया। इसमें बल प्रयोग, पथराव, तोड़फोड़, गिरफ्तारी जैसे मामले थे। बांग्लादेश के मानवाधिकार कांग्रेस नाम के संगठन ने एक रिपोर्ट में कहा है 2025 के 6 महीनों में ईश निंदा के 71 मामलों में हिंदुओं को फंसाया गया है। इस अत्याचार की अमेरिकी विदेश मंत्रालय और सांसद ने भी निंदा की है। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं। ग्राउंड जीरो पर एनडीटीवी की टीम है, हिंदुओं से बात कर रही है। वो डरे, सहमे, खौफ में। इसी तरह के हिंदू तक पहुंचे हमारे सहयोगी अंकित त्यागी। सुनिए जरा, हिंदू अपना डर बता रहे हैं। वो बता रहे हैं वो हिंदू बांग्लादेश में रहते हैं, उन्हें बांग्लादेशी कट्टरपंथी रॉ का एजेंट समझते हैं और उन्हें चुन चुन कर मारते हैं। सुनिए।
इतना डर का माहौल है लोगों के बीच में, क्योंकि कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, कोई इस पे बोलने को तैयार नहीं है। लगता है कि बात करेंगे तो वो हमला कर देंगे आपके ऊपर। एक बिल्कुल सच है, हम लोग आपके साथ बात कर रहे हैं, हमारा फेस हुआ तो वो ये वीडियो पूरा बांग्लादेश पे फैल जाएगी। उसके बाद वो लोग हमको आइडेंटिफाई करेंगे और कहाँ से बात हुआ, कौन लोग है, क्या है, उसका घर किधर है, वो लोग हमको किसी भी तरह से ढूंढ लेगी और ढूंढ लेकर हम लोगों को अटैक करेगी, हम लोगों को घर जला देगी, हम लोगों को बिजनेस को जला देगी और किसी भी तरह से हम लोगों को नुकसान फैला देंगे। इसके लिए कोई भी लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका फैमिली है, उसका बच्चा है, कोई भी इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते हैं। उस लोगों को कहना है हम इंडिया का रॉ है, इंडिया का एजेंट है और हम लोग पार्टिकुलरली कोई भी किसी से मतलब नहीं है, हम जस्ट हिंदू है, बांग्लादेशी है हम। और उस लोग कहती है बहुत सारे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं इंडिया के बाद, हम इंडियन है, हम हिंदू है तो हम इंडियन है। वो बोलते हैं इंडिया का दलाल है हिंदू, ऐसा करके बोलते हैं। ये भी रीजन है, हम हिंदू है तो इंडिया का दलाल है। हम लोगों को एक बार तुम हो मालाउन, तुम्हारा देश यहाँ नहीं है, तुम्हारा देश है इंडिया, तुम इंडिया चले जाओ, ये करके हम लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। क्या हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं और उन्हें टारगेट किया जा रहा है उसका कनेक्शन उस्मान हादी से है? यूनुस से सवाल पूछा जा रहा है उस्मान हादी को किसने मारा, उसको मारने वाले कहां हैं? उसके पास कोई जवाब नहीं है। उस्मान हादी के समर्थक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और यूनुस से सवाल पूछ रहे हैं। यही उस्मान हादी जिसे आप सुन रहे थे और उसे कैसे लोगों ने हत्या कर दी थी ई रिक्शा से जाते वक्त। अभी उनके हत्यारों की तलाश हो रही। उसके हत्यारों में शामिल शख्स है फैसल करीम। ये आप उस्मान हादी को देख रहे हैं और हादी के पीछे ही फैसल करीम खड़ा है। ये फैसल करीम कहां है किसी को नहीं पता। अब फैसल करीम को ढूंढने और खोजने के लिए हादी के समर्थक रोज यूनुस की नाक में दम कर रहे हैं। ये उसकी एक तस्वीर है। आज भी प्रोटेस्ट हो रहा है और अल्टीमेटम दिया गया है, वक्त कम है, पूरे बांग्लादेश को लॉक कर देंगे अगर हादी के हत्यारों को नहीं ढूंढा। अब जब यूनुस, उनकी सरकार, उनकी पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा है उस्मान हादी के हत्यारे कहां हैं, तो झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हैं हत्यारे भारत भाग गए हैं। दलील क्या दे रहे हैं? कह रहे हैं ये जो हत्यारे हैं, हत्या करने के बाद ये जो मेघालय से बॉर्डर लगता है मैमनसिंह, यहां से मेघालय में आ गए। लेकिन ये झूठ भी बेनकाब हो गया यूनुस का। जानबूझकर भारत का नाम ले रहे हैं जिससे भारत विरोधी आग को और हवा दे सके। देखिए सच क्या है। उस्मान हादी के हत्यारों पर बांग्लादेश ने दावा किया। बांग्लादेश की पुलिस का कहना है हत्यारे भारत भाग गए। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक केस के दो मुख्य आरोपी हैं। एक का नाम फैसल करीम है, दूसरा आलमगीर शेख है। और कहा ये दोनों स्थानीय सहयोगियों की मदद से भारत गए हैं। यह फैसल करीम। एडिशनल कमिश्नर नजरुल इस्लाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है हादी की हत्या के संदिग्ध दोनों आरोपी भारत में जाकर छिपे हैं। मैमनसिंह से हलुआ घाट बॉर्डर के रास्ते भारत में दाखिल हुए। यहां से ये लोग टैक्सी के जरिए मेघालय के तुरा शहर पहुंच गए और इस मामले में भारतीय पुलिस ने इनके दो मददगारों को पकड़ा है। बांग्लादेश प्रशासन आरोपियों के प्रत्यर्पण के लिए बात कर रहा है, ऐसा दावा किया। लेकिन सच ये है भारत ने बांग्लादेश के इन दावों को झूठा और बेबुनियाद बताया। आरोपियों के यहां छिपने की बात को भारत ने साफ साफ खंडन किया है, खारिज किया है। इससे पहले बांग्लादेशी मीडिया ने कहा था आरोपी भारत गए। दावा किया था कि मुख्य आरोपी फैसल करीम भारत भागा है। फैसल करीम बांग्लादेश में बैन संगठन छात्र लीग का नेता है। यह आवामी लीग यानी हसीना की पार्टी के स्टूडेंट विंग से जुड़ा हुआ है और कहा जा रहा था हत्या से पहले आरोपी अपनी गर्लफ्रेंड के संग रिजॉर्ट गया। वहां कहा कि वो कुछ ऐसा करेगा जिससे पूरा बांग्लादेश हिल जाएगा। बस इसी के बाद हादी की हत्या हुई और बांग्लादेश में बवाल मच गया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं प्रदर्शनकारी। मिलिट्री एक्शन ले और इंटरनेशनल बॉर्डर्स जितना भी है उसको टाइट करना है।
भारत देश में आज 5 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैदराबाद में, पुणे में, दिल्ली में, बेंगलुरु में जो बसे हैं उनको तुरंत बाहर से निकालना चाहिए। सीएए, एनआरसी को तुरंत इंप्लीमेंट करें। और ये बांग्लादेश हाई कमीशन को हमको ये जानकारी उसको देना है कि अभी भारत तुम्हारा खिलाफ अगर एक भी कदम उठाएगा, बांग्लादेश विश्व के दुनिया के मैप से तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। हमें हिंदुओं को जागना होगा मेरे भाइयों, आज नहीं जागे तो कभी नहीं जाएंगे। और कहता हूँ मेरे भाइयों, जब तक हम मिलकर रहेंगे, साथ रहेंगे, मजबूत रहेंगे। हिंदुओं के लिए अगर कोई पदक्षेप नहीं लेंगे तो उसके अगेंस्ट में फिर हम अपने हाथों में अस्त्र अगर भी लेना पड़े तो हम लेने के लिए कुंठाबोध नहीं करेंगे। और हमारे साथ सारे हिंदू, आसाम के हम सब एक साथ। ये हम लोग को धमकी दे रहा है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट को डिवाइड कर देगा, अपना ग्रेटर बांग्लादेश बनाएगा। तो उन लोग को हम लोग का तरफ से मैसेज है और चेतावनी है। अरुणाचल ऐसा एक प्रदेश है जो सूर्य का पहला किरण जो है अरुणाचल पड़ता है। अब लोग को हम लोग बचा सकता है तो बिगाड़ भी सकता है, इतना हिम्मत रखता है भारत का पास। जो भी अल्पसंख्यक हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश में है उनको भारत लाना सुनिश्चित किया जाए और इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन में इस मामले को उठाया जाए। अब जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, इस हालात में कुछ महीनों बाद आईपीएल मैचेस भी होने। आईपीएल का ऑक्शन हो चुका है, प्लेयर खरीदे जा चुके हैं, इसमें बांग्लादेशी खिलाड़ी भी हैं। तो मांग हो रही है बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में नहीं खेलने दिया जाए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, साधु संत बाकायदा प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में बैन किया जाए। बांग्लादेश को हम लोग बहिष्कार करते हैं, बांग्लादेश खिलाड़ियों को बहिष्कार करते हैं, बांग्लादेश को खिलाड़ियों को बहिष्कार करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हो गई, सनातनियों को काटा जा रहा, मारा जा रहा, उसको देखते हुए बांग्लादेश को हम लोग बहिष्कार करते हैं, बांग्लादेश खिलाड़ियों को बहिष्कार करते हैं, बांग्लादेश को खिलाड़ियों को बहिष्कार। अब देखिए जरा क्या मांग हो रही है साधु संतों की तरफ से। वो कह रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं से हिंसा को लेकर देश भर में प्रदर्शन है। साधु संत ने आईपीएल के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। संतों का कहना है कि हत्यारों के साथ मैच नहीं होने देंगे। दरअसल 3 महीने बाद मार्च महीने में आईपीएल का मैच होना है, जिसमें बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर को शामिल किया गया है। शाहरुख खान की केकेआर ने 9.2 करोड़ बोली लगाकर खरीदा है और इससे वो आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गया है। लेकिन टूर्नामेंट से शुरू होने से पहले ही बड़ा बवाल शुरू हो गया। साधु संतों ने चेतावनी दी, अगर बांग्लादेशी खिलाड़ी को खेलने दिया गया तो पिच उखाड़ देंगे और मैदान में उतरकर मैच खेलने से रोकेंगे। मैच के दौरान हंगामा करेंगे और अपनी भाषा में समझाएंगे। फिलहाल आईपीएल मार्च में होना है, लेकिन बवाल अभी से शुरू हो गया है। सुनिए जरा साधु संत इस पर क्या कह रहे हैं। आईपीएल में करोड़ों करोड़ रुपए देकर खरीदा जाता है इन अपने भारत देश में, तो इनको बहिष्कार किया जाए और यहाँ से भगाया जाए। और इधर की पीच हम कह रहे ना, बाला साहेब ने जब उखाड़ा था जिस प्रकार से, वो पीच इस प्रकार से फिर साधु संत उखाड़ेंगे। हमारा कहने का मतलब कि बांग्लादेश वाले को क्रिकेटर को यहाँ आने ही नहीं देना चाहिए। क्या हिंदुस्तान में क्रिकेटर की कमी है क्या? जिस तरह से ये बांग्लादेश वाले को करते हैं, पैसे में खरीदते हैं, इन पे तुरंत प्रतिबंध लगना चाहिए। इस तरह की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल में शामिल करना कहीं से कहीं तक देशद्रोह के मुकदमा ऐसे लोगों पर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि देश में किसी प्रकार के देश के खिलाफ, देश के कानून के, संविधान के खिलाफ कोई भी गतिविधियां होती, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है। और ऐसी स्थिति में जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आईपीएल के में आप शामिल कर रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे आतताइयों को, तो ऐसी स्थिति में आपको ऊपर भी कठोर से कठोर भारत सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। आज एक नए मौलाना से आपको मिलवाते हैं, नए मुफ्ती जिन पर बवाल हो रहा है। मौलाना नदवी ने भड़काया। मौलाना दरअसल एक डिबेट और बहस के बाद चर्चा और सुर्खियों में आए तो उनके पुराने वीडियो भी निकलकर सामने आने लगे और पुराने वीडियो से नए बवाल सामने आने लगे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, मौलाना नदवी, मुफ्ती नदवी नारे लगा रहे हैं, कोई तकरीर कर रहे हैं जो मोदी विरोधी है। खत्म हैं कि इस मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर देंगे। खुदा की कसम, नरेंद्र मोदी के पास ताकत नहीं है। आज तक किसी औरत के कोख ने ऐसा मर्द जना नहीं है जो इस मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर दे। बताओ, क्या तुम अल्लाह के सिवा हुकूमत से डरते हो?
तुम गैरुल्लाह से डरते हो? तुम मानते हो कि अल्लाह ही हमारा रब है? कहते हैं कि इस मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर देंगे। खुदा की कसम, नरेंद्र मोदी के पास ताकत नहीं है। आज तक किसी औरत के कोख ने ऐसा मर्द जना नहीं है जो इस मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर दे। बताओ, क्या तुम अल्लाह के सिवा हुकूमत से डरते हो? क्या तुम गैरुल्लाह से डरते हो? तुम मानते हो कि अल्लाह ही हमारा रब है? ये उनके पुराने बयान हैं जो अब सामने आ रहे हैं। अब एक और बयान जिसमें वो संविधान, देश को नीचे और धर्म को ऊपर बता रहे हैं। राज्यसभा के, खुदा की कसम, लोकसभा और राज्यसभा के पास ताकत नहीं है। ताकत अगर है तो सिर्फ एक अल्लाह के पास है। अपना अकीदा दुरुस्त करो। अल्लाह जो चाहेगा वो होगा, जैसा चाहेगा वैसा होगा। कोई उसकी शरीयत में मुदाखलत नहीं कर सकता। खुदा की कसम, लोकसभा। अब आपको बताऊं कि मौलाना क्या कह रहे हैं, जिस पर बवाल हो गया। और ये नए मुफ्ती हैं कौन जो नए नए लॉन्च हुए? मुफ्ती शमाइल नदवी के बयान पर बवाल है। जो लोग देश को धर्म से बड़ा बताते हैं उनका नजरिया गलत है। इस देश में लोगों ने गलत नजरिए से ही काम किया है, ये मुफ्ती कह रहे हैं। मजहब कहता है कि मजहब देश से ज्यादा जरूरी और बड़ा है। धर्मनिरपेक्ष सरकार को हम दीन से बड़ा मान लेते हैं। अगर सरकार शरीयत के खिलाफ फैसला देती है तो क्या हमें इसे मानना चाहिए? लोग इसके जवाब में नहीं कहते। नदवी के समर्थक उन्हें इस्लाम का नया चेहरा बता रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके बयानों पर लोग उन्हें घेर रहे हैं। कुछ लोग नदवी को अगवा जाकिर नाइक बता रहे हैं। मुफ्ती शमाइल नदवी एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, सोशल मीडिया पर इस्लामी शिक्षा का प्रचार करते हैं। उनका पूरा नाम शमाइल अहमद अब्दुल्ला है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। नदवी की शुरुआती शिक्षा पश्चिम बंगाल में ही हुई है। उनका जन्म एक इस्लामिक धार्मिक परिवार में हुआ, जिसके चलते उनका झुकाव धर्म और दर्शन की ओर है। पिता के मार्गदर्शन में शुरुआती इस्लामिक शिक्षा प्राप्त की है। लखनऊ के दारुल उलूम नदवतुल उलेमा में 6 साल पढ़ाई की है। मलेशिया से इस्लामिक शिक्षा पर पीएचडी कर रहे हैं इस वक्त, और पहले भी वो कई बार विवादों में रह चुके हैं। एक वीडियो में सिर्फ इस्लाम को सच्चा बताते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा अब उनका वो बयान जिस पर और बड़ा बवाल हुआ। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मौजूदा हालात सही हो जाएं, तो हालात का हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है। हालात का हल इताअत दीन में है। अल्लाह ने किसी मामले में कोई फैसला कर दिया तो अब अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को हकम बनाएं, ये जायज नहीं है। याद रखें, इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा। हमने गलत अप्रोच इख्तियार किया। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। अल्लाह ने किसी मामले में कोई फैसला कर दिया तो अब अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को हकम बनाएं, ये जायज नहीं है। अब एक और तस्वीर आई है। उपद्रवियों ने देखिए क्या किया है। ये बरेली की, बरेली में संगठन घुस गया रेस्टोरेंट में और वहां जो लोग जन्मदिन मनाने आए थे उनके साथ मारपीट करने लगे। बताया गया कि रेस्टोरेंट में एक लड़की अपनी बाकी सहेलियों के साथ और 4 लड़कों के साथ पहुंची थी, जिसमें 2 मुस्लिम युवा भी थे। जिसके बाद ये संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने मारपीट की वहां। और उसके बाद देखिए मारपीट के बाद की तस्वीर। जो युवा वहां मौजूद थे डरे सहमे सोफे के बीच बैठे हुए हैं। फैमिली को बुलाना अपनी। बोलो जय श्री राम।
फैमिली को बुलाया ना। और उसके बाद देखिए, उसके बाद जो लड़की थी जिसका जन्मदिन था, जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, यूपी पुलिस पहुंची है, पुलिस ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया है। सब लोग शांत हो, ऐसे ही देखते रहो सब लोग। ये हिंदू लड़कियां मोमडन लड़कों को लेकर के बैठ के रेस्टोरेंट में पट्टे बना रही हैं। सब लोग शांत हो, ऐसे ही देखते रहो सब लोग। ये हिंदू लड़कियां मोमडन लड़कों को लेकर के बैठ के रेस्टोरेंट में पट्टे बना रही हैं। सब लोग। लेकिन उससे पहले देखिए, जब ये रेस्टोरेंट जा रहे थे, बाइक से जा रहे थे, वीडियो बनाते हुए, वहां हमला करने से पहले का वीडियो है। तो आइए आपको बताऊं पूरा मामला क्या। बरेली में एक नर्सिंग की छात्रा ने बर्थडे पार्टी दी थी। इसमें 6 लड़कियां और 4 लड़के मौजूद थे, जिसमें 2 लड़के मुस्लिम समुदाय से थे। बजरंग दल कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिली। इसके बाद कैफे में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इस दौरान जमकर मारपीट हुई और कैफे में तोड़फोड़ की गई। बजरंग दल ने लव जिहाद का आरोप लगाकर बवाल काटा। कैफे मालिक ने 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। शिकायत में रेस्टोरेंट में काफी नुकसान की बात कही है। कैफे मालिक ने खुद की जान को भी खतरा बताया है। सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। पुलिस की शुरुआती जांच में लव जिहाद की बात गलत साबित हुई है। छात्रा ने भी बताया कि यह सिर्फ एक बर्थडे पार्टी थी। कैफे के 2 कर्मचारियों और 2 लड़कों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पीड़िता क्या कह रही है और पुलिस क्या कह रही है। दोस्तों के साथ बर्थडे करने गई थी, 12-13 लोग थे। उसमें हम लोग पार्टी कर रहे थे। हमारे बीच पार्टी में नारेबाजी करके लोग आए थे सीधे डायरेक्टली मारने लगे थे और बहुत ज़्यादा हमला किया था और बहुत खून वगैरह निकल रहा था। मुझसे बदतमीजी की थी, मेरा फ़ोन वगैरह छीन रहे थे। वहाँ पे मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे। सबसे ज़्यादा यहाँ पे हिंदू लोग थे, सिर्फ 2 ही मुस्लिम थे वहाँ पे और कोई नहीं था। 27 दिसंबर 2025 को थाना प्रेम नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तथा वहां शांति व्यवस्था बनाई गई। इसी प्रकरण में आज थाना प्रेम नगर पे एक तहरीर उपलब्ध कराई गई। 2 नामजद तथा अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध पंजीकृत कराई गई है तथा इस संबंध में थाना स्तर पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। आइए अब आपको बताऊं, बरेली में हिंसा हुई। इससे पहले भी बरेली से तस्वीरें सामने आई थी। चर्च के बाहर संगठन के लोग पहुंचकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। इससे पहले आपको दिखाऊं एक और तस्वीर जो रायपुर से आई थी। रायपुर में जब क्रिसमस के मौके पर लोगों ने हिंसा की थी, मामले में भी पुलिस ने कार्रवाई की, कुछ लोगों पर एफआईआर की है। तो जिन लोगों पर एफआईआर की गई, उसके बाद लोगों ने थाने का घेराव किया है, थाने के पर नारेबाजी की मुकदमे के खिलाफ। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, नया साल और ट्रैफिक का पहाड़। नए साल से पहले देखिए जरा, यह तस्वीर आ रही है बर्फबारी की गुलमर्ग से। जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देख रहे हैं। बर्फबारी हो रही है और सैलानियों की बाढ़ आ गई है। एक और तस्वीर नैनीताल से आई है। ये गाड़ियों का जो आप पूरा काफिला देख रहे हैं, ट्रैफिक, ये नैनीताल जाने वालों की भीड़ है। न्यू ईयर से पहले भारी संख्या में लोग नया साल मनाने के लिए अलग अलग जगहों का रुख कर रहे हैं। न सिर्फ ये, बल्कि कुछ और शहरों की तरफ लोग जा रहे हैं। वो तस्वीरें आपको दिखाऊं जिसमें ऊटी भी शामिल है। ऊटी के अलावा
दूसरे शहर भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये ऊटी की तस्वीर आप देख रहे हैं, ऊटी में ये रोहतांग पास की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। रोहतांग पास पर ट्रैफिक देखिए जरा, जहां तक नजर आएगी आपको गाड़ियां ही गाड़ियां दिखेंगी। अब मैं आपको ऊटी की तस्वीर दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं, ये ऊटी की तस्वीर है। ऊटी में भी ट्रैफिक देखिए जरा। ये सब नया साल का जश्न मनाने के लिए जा रहे हैं। अब जैसलमेर लिए चलता हूं आपको, वहां भी देखिए जरा, वहां भी ट्रैफिक का हाल क्या है। तो जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो गंतव्य जहां सैलानी पहुंचते हैं, वहां अच्छी खासी भीड़ है। तो आपको बताऊं, जम्मू से लेकर हिमाचल तक गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, दरअसल नए साल के मौके पर पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना है। कश्मीर में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भारी बर्फबारी का अलर्ट है। साथ ही शिमला और मनाली में भी बर्फबारी होने के आसार हैं। ऐसे में लाखों लोग नए साल पर पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर इसका असर अभी से दिखने लगा है। एक हफ्ते में शिमला के अंदर रिकॉर्ड नंबर में सैलानी पहुंचे। शहर में 7 दिनों में 54,000 से ज्यादा पर्यटक वाहनों की एंट्री हुई है। दावा है कि इन गाड़ियों से 2.5 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंचे, जो शिमला, नारकंडा और कुफरी जैसे पर्यटन स्थलों में पर पहुंचे हैं। मनाली में भी 10,000 बसें और छोटी गाड़ियों की एंट्री हुई है। कहा यह जा रहा है कि इस वक्त मनाली में 1 लाख से ज्यादा टूरिस्ट हैं और आने वाले दिनों में इसमें तेजी से इजाफा होने वाला है, क्योंकि कई जगहों पर अब लोगों को होटल भी नहीं मिल रहे हैं। नैनीताल में अब होटल बुकिंग के बिना एंट्री नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में जिन कमरों की कीमत 3,000 थी, इस नए साल पर उनकी कीमत 5 गुना बढ़कर 15,000 तक पहुंच गई है। गांव में भी, गोवा में भी होटलों की कीमत में कई गुना इजाफा हुआ है। दावा है कि गोवा में 5 लाख से ज्यादा लोग नए साल पर पहुंचेंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। जो लोग घर से निकले हैं, प्लान कर रहे हैं, जा रहे हैं घूमने के लिए, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। क्राउड है और इस साल मुझे लग रहा है कि सारे इंडिया के लोग जैसलमेर ही आ गए। क्राउड इट्स पैक्ड, ये फुल पैक्ड है। बट शाम को यहाँ बहुत ओवर क्राउडिंग हो जाती है, क्योंकि न्यू ईयर और क्रिसमस की वजह से बहुत ज़्यादा लोग हैं। जब मैं अपने बेस कैंप में था तो वहाँ से पूरा हाईवे दिख रहा था मेरे को, तो उस टाइम पे थोड़ा गाड़ियों का स्लो मूवमेंट था कि एकदम से फेस्टिव सीजन है, न्यू ईयर है, तो सारे लोग जो अपने दिल्ली, एनसीआर और बाकी इलाके के हैं, पंजाब, हरियाणा, तो सब लोग एकदम से आ गए हैं। जैसे अभी बाकी हिल स्टेशंस पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत रश है, एंड हियर द रश इज आल्सो लेस एंड लोग भी बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो यू फील लाइक कमिंग अगेन एंड अगेन। जहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, तो उसकी वजह से लोगों में एक शौक सा बढ़ गया है कि इस साल हम नए तरीके से अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। उम्मीदें तो वाबस्ता है इससे, उम्मीद करते हैं कि इसमें बढ़ावा हो जाएगा और आने वाला विंटर स्पोर्ट्स जो है उसके लिए भी एक राह हमवार होगी, जो आगे चलकर हमें टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। तो देखिए, सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, इसके अलावा रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन यानी धार्मिक पर्यटन स्थलों पर भी उतनी ही भीड़ है। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं वाराणसी की, देखिए जरा। नए साल पर लोग प्रभु के दर्शन करने भी पहुंच रहे हैं। पर आप भीड़ देख रहे हैं और ये भीड़ दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी इसी तरह से है। आपको अयोध्या लिए चलता हूं। अयोध्या की तस्वीर आप देख रहे हैं। अयोध्या में भी श्रद्धालुओं और भक्तों का तांता लगा है। रोज हजारों लोग पहुंच रहे हैं।
अब देखिए जरा नए साल पर अलग अलग जगहों पर कितनी भीड़ होने वाली है। नए साल के मौके पर धार्मिक पर्यटन में इजाफा हुआ है। दावा यह है कि देश के 4 प्रमुख धर्म स्थलों में 10 लाख भक्त पहुंचेंगे। राम मंदिर में हर दिन 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 31 दिसंबर 1 जनवरी को 2 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान है। शहर में 150 बड़े होटल हैं जिनमें 3 जनवरी तक बुकिंग फुल है। इसके अलावा 80% धर्मशालाओं में भी जगह नहीं बची है। यह अयोध्या का हाल है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी लाखों लोग पहुंचे। 29 जनवरी तक आरती की टिकट बुकिंग फुल हो चुकी है बताया जा रहा है। वहीं जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ है। 1 जनवरी को 1 लाख से ज्यादा लोग दर्शन करने का दावा है। महाराष्ट्र के शिरडी में भी सारे रिकॉर्ड टूटने का अनुमान है। कहा यह जा रहा है कि 6 लाख से ज्यादा भक्त साईं के दर्शन करेंगे इस दिन और इसी वजह से 31 दिसंबर की रात को साईं मंदिर खुला रहेगा। पिछले साल भी शिरडी में नए साल पर 5 लाख भक्त पहुंचे थे। साथ ही तिरुपति बालाजी में 2 दिनों के अंदर 2 लाख भक्त पहुंचे हैं और 29 से 31 दिसंबर के लिए लगभग 2 लाख दर्शन टोकन बिक गए। मतलब अब नए साल पर किसी को भी दर्शन की इजाजत नहीं होगी। मंदिर के अंदर वही जा सकेगा जिसने एडवांस बुकिंग पहले से की हुई है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। कम से कम 20 से हम लोग 25 लोग आए हैं और भगवान का दर्शन करके आशीर्वाद लेंगे कि हमारा नया साल बहुत अच्छा से गुजरे, खुशहाल रहे और बच्चे आगे तरक्की करें। जो इधर की भीड़ है, भीड़ को देखते हुए भी पता चलता है कि लोग कितने उत्सुक है प्रभु श्री राम से मिलने के लिए, मतलब उनके आशीर्वाद लेने। इस नगरी को देख के मन इतना गदगद सा हो रहा है कि मन से ऐसी आवाज आ रही है कि काश हमारे सभी सनातनी यहाँ पर एकत्रित हो। नए साल में मैं अपने सभी भाइयों और माता पिता के लिए अच्छी मनोकामनाएं मांगूंगा। नए साल की शुरुआत में मैं यहाँ घूमने आया हूँ और यहाँ मेरा मन एकदम तृप्त हो गया है। तो नया साल है, नए साल के लिए लोग अलग अलग जगहों पर घूमने भी जा रहे हैं। अब आपको लिए चलता हूं, जो बर्फबारी की तस्वीर मैंने भारत की आपको दिखाई, देखिए जरा अमेरिका में हाल क्या है। ये कैलिफोर्निया की तस्वीर आप देख रहे हैं। बर्फ की मोटी चादर जमी है, न सिर्फ जमीन पर बल्कि पेड़ों पर भी आप वो बर्फ की चादर देख रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए, न्यू जर्सी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां देखिए जो बाहर रेस्टोरेंट है उस पर भी बर्फ नजर आ रही है। टेबल्स पर, चेयर पर, कुर्सियों पर भी बर्फ ही बर्फ है। अब देखिए न्यूयॉर्क एयरपोर्ट आपको लिए चलता हूं। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट पर रनवे पर भी बर्फ दिख रही है और जो प्लेन है वो टेक ऑफ की पोजीशन में। नए साल से पहले अमेरिका बर्फीले तूफान की मार झेल रहा है। अमेरिका के कई हिस्सों में डेविन तूफान का भयानक असर है। क्रिसमस और नए साल के मौके पर हजारों लोग एयरपोर्ट पर फंसे हैं। शनिवार को अमेरिका में 9000 घरेलू उड़ानें रद्द हुई हैं या देरी से उड़ी। शुक्रवार से शनिवार तक अमेरिका में 2700 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हुई हैं। रनवे पर बर्फ जमने की वजह से विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। तूफान के चलते न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में आपातकाल घोषित करना पड़ा और कई जगहों पर अब भी 6 से 10 इंच तक बर्फ जमी। इसका असर यह है कि जगह जगह हाईवे को बंद कर दिया गया। फिसलन और कम विजिबिलिटी के कारण चेतावनी जारी की गई है। सड़कों पर कमर्शियल गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक है। साथ ही यात्रियों से गैर जरूरी यात्रा टालने को कहा गया है। हवाई यात्रा रद्द होने की वजह से जिन लोगों को परेशानी हुई उन सभी यात्रियों को मुफ्त में टिकट बदलने की छूट भी दी गई है। तो इसलिए आप भी नए साल पर कुछ प्लान कर रहे हैं तो ये सारी तस्वीरें देखने के बाद उस हिसाब से ही प्लान करें। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। आज की एक और बड़ी खबर, नस्लीय हिंसा ने जान ले ली है। सबसे पहले मैं आपको एक नक्शा दिखाने जा रहा हूं। ये भारत का नक्शा है और ये जो सबसे किनारे आप देख रहे हैं ये 7 राज्य हैं। इन्हीं को पूर्वोत्तर के राज्य कहते हैं। वैसे तो हम इस पूरे नक्शे को भारत मानते हैं और इन 7 राज्यों को भी पूरी तरह से भारत का अभिन्न अंग मानते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो
देश के अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन यहां इस तरफ रहने वाले यानी पूर्वोत्तर में रहने वाले लोगों पर टीका टिप्पणी करते हैं, और यह सच है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं एंजल चकमा की। एंजल चकमा त्रिपुरा के रहने वाले थे। ये त्रिपुरा के रहने वाले थे और देहरादून में रह रहे थे, और इनके साथ टीका टिप्पणी नहीं की गई, इनकी पीट पीट कर जान ले ली गई। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। यह एंजल चकमा है। 17 दिनों तक इनका इलाज चला और उसके बाद इनकी मौत हो गई। ये त्रिपुरा के रहने वाले थे। इनका जो इनका पर ये कहेंगे कि इनका गुनाह कह लीजिए, या जिस वजह से इन्हें पीटा गया, यही कि क्या ये सिर्फ त्रिपुरा के थे इसलिए इन्हें की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। उसके बाद देखिए जरा, इनका पार्थिव शरीर इनके घर तक पहुंचा है। परिवार में मातम पसरा हुआ है। अब भाई आपको बताऊं, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग सड़कों पर उतरे। देहरादून की तस्वीर है जहां एंजल चकमा की पीट पीट कर हत्या की गई, वहां लोग सड़कों पर उतरे, कैंडल मार्च कर रहे हैं। अपने आप सॉल्व करना होता है, क्योंकि ऐसी प्रोटेस्ट में थोड़ा बहुत होता है चीजें जो कि तुम लोग उसी तरह उसी चीज को सेटल कर लो, तो आगे पीछे देखने की लॉस और वन ऑफ। लोगों का गुस्सा जायज है। वो जब भारत के अभिन्न हिस्सा हैं तो आखिर उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? अब भाई आपको बताता हूं कि हुआ क्या। उत्तराखंड में त्रिपुरा के छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। 17 दिन से छात्र का आईसीयू में इलाज चल रहा था। 9 दिसंबर को त्रिपुरा के दोनों छात्र खरीदारी कर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने चाइनीज चिंकी जैसी अभद्र टिप्पणी की। छात्र एंजल चकमा ने इसका विरोध किया। इस दौरान नशे में धुत आरोपियों से उनका विवाद हो गया। एंजल चकमा पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। हमले के वक्त बार बार वो कह रहा था, मैं भारतीय हूं। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एंजल देहरादून में एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया। त्रिपुरा के सीएम ने उत्तराखंड के सीएम से फोन पर बात की है। सीएम रावत ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। आइए अब आपको दिखाऊं कि कैसे आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। देखिए जरा, ये वो आरोपी हैं। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 5 को गिरफ्तार किया गया। मैं था, मेरा भैया था, उनका 2 दोस्त हम लोग के साथ। हम लोग गए थे सामान लेने के लिए, तो हम लोग उधर पे गए। तो हम लोग अपना सामान वामान लेते हम लोग के साथ। उधर पे उन लोग का ग्रुप था उधर पे पूरा, तो उन लोग थोड़ा पी रखा था उन लोगों ने। तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था कि चिंकी उनकी, मेरे को थोड़ा सा रेजिज्म कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपना सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके उधर पे। बस उनमें अपना कन्फेस किया कि भैया क्या हुआ, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था, क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो फिर भैया आया मेरे को बचाने के लिए आया। फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, लगा उससे। फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ में। मेरे को इधर में लगा, में भी मारा। दिखाना अच्छे से। सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया गया, आसपास के लोगों से जानकारी किया गया, और तब इसमें 4 या 5 नाम जो है इसमें प्रकाश में आए थे। जो नाम प्रकाश में आए थे उनको जो है अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा। टोटल जो है इसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया गया था, वो जेल भेजे गए। और इसके उपरांत 2 जो है विधि विवादित किशोर थे, उनको माननीय बाल न्यायालय में पेश किया गया, फिर उनको सुधार गृह भेजा गया। तो इस प्रकार टोटल जो है 5 इसमें लोगों की इसमें अरेस्टिंग हुई थी। आइए अब आपको लिए चलता हूं एक और खबर की तरफ। योगी मॉडल की पूरे देश में चर्चा होती है। बहुत से मुख्यमंत्री उसे फॉलो करते हैं, उसे मानते हैं, बहुत से लोग आलोचना करते हैं। लेकिन कर्नाटक में योगी मॉडल पर बवाल हो गया। मॉडल अपनाना तो अच्छा था, लेकिन
सिद्धारमैया के लिए गले की फांस बन गया योगी मॉडल फॉलो करना। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये फकीर कॉलोनी की तस्वीर है। यहां बुलडोजर चले, बताया गया कि 200-400 परिवार इस बुलडोजर एक्शन के शिकार हुए। अब सवाल यह उठ रहा है, वो कांग्रेस जो योगी के बुलडोजर मॉडल पर सवाल उठाती है, वो इस मॉडल पर क्या कहेगी? बुलडोजर एक्शन के बाद की तस्वीरें देखिए, ये वो तस्वीर है। अब कांग्रेस योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर सवाल नहीं उठा सकती है, अब बीजेपी ये सवाल कर रही है। देखिए जरा हुआ क्या। बेंगलुरु में 22 दिसंबर को 200 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। फकीर कॉलोनी में बुलडोजर चलने से लगभग 400 परिवार बेघर हो गए। कर्नाटक सरकार ने कहा कि सारे घर सरकारी जमीन पर बने थे और सभी को पहले ही खाली करने का नोटिस दिया था, लेकिन स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस कार्रवाई का विरोध किया है और कहा कि यह कांग्रेस की अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति है, क्योंकि फकीर कॉलोनी में रहने वाले ज्यादातर लोग मुसलमान हैं। विपक्षी दलों के अलावा कांग्रेस में भी इस मुद्दे पर तकरार है। केसी वेणुगोपाल ने इस एक्शन को संवेदनहीन बताया है और यह भरोसा दिया है कि प्रभावित लोगों की पूरी मदद की जाएगी। दरअसल फकीर कॉलोनी में लोग एक हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में कर्नाटक सरकार भी अब बचाव के पक्ष में आ गई है। सभी लोगों को नई जगह शिफ्ट किए जाने का आश्वासन दिया गया है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। 8 दिन से ये हुआ है, कोई रिस्पांस ही नहीं है। खाना दे रहे हैं उनको, बच्चों को कपड़े नहीं है, कोई आके नहीं पूछ रहे वो कैसा स्टे कर रहे हैं। ये ठंड देखो कितनी है इसमें, कैसा कोल्ड है, उसको कैसा छोटे छोटे बच्चे संभाल रहे हैं। हमको नहीं मालूम था। तो आपको क्या एडवांस में बताया गया था कि इस तरीके से बुलडोजर को चलाया जाए? नहीं बता के थे, नहीं बता के थे हमारे कैसा होता बोल के नहीं बता के थे। हुआ था। तो इस बुलडोजर एक्शन के बाद कांग्रेस के वो नेता जो योगी के बुलडोजर पर सवाल करते हैं, उनके लिए जवाब देना मुश्किल होगा। बहरहाल आइए बारी है लाइफ का फंडा की। यदि आप गरीब पैदा हुए हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो यह आपकी गलती है। अपनी किस्मत खुद लिखने वाली इन्हीं लाइनों को धीरू भाई अंबानी ने अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया था, क्योंकि गुजरात के एक छोटे से गांव में वो आभाओं में पैदा हुए, वहीं पले बढ़े। परिवार की माली हालत बहुत खराब थी तो 10वीं के बाद स्कूल भी छोड़ना पड़ा, मगर धीरू भाई के सपने और इरादे साफ थे कि उन्हें जीवन में करना क्या है। पढ़ाई छोड़कर उन्होंने पेट्रोल पंप पर पहली नौकरी की, लेकिन वो हमेशा से ही नौकरी नहीं बल्कि बिजनेस करना चाहते थे। बल्कि एक छोटे से कमरे से महज 500 रुपए में अपने बिजनेस की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए, क्योंकि जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन पाने के लिए पूरा जहान था। यानी कर लो दुनिया मुट्ठी में, यही उनकी कंपनी की टैगलाइन बनी। शुरुआत में धीरूभाई अंबानी कहते थे, बड़ा सोचो और जल्दी सोचो। कहते हैं जब उनकी सैलरी कम थी फिर भी वो 5 सितारा होटल में जाते थे चाय पीने के लिए। इसके पीछे उनका कहना यह था कि वहां बड़े बड़े लोग आते हैं, वो बिजनेस की बातें करते हैं और उनकी बिजनेस की बातें मैं सुनने के लिए जाता हूं ताकि बिजनेस की बारीकियां समझ सकूं। उनका यह विजन बताता है कि वो सपने को पूरा करने के लिए कितने आगे की सोचते थे। इसी नजरिए से उन्होंने खुद पर विश्वास किया और रिस्क लेकर 500 रुपए से हजारों करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। आपदा को अवसर में बदलने वाले लेजेंडरी बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी ने लाइफ का बड़ा फंडा दिया। जिंदगी के किसी भी मोर्चे पर कभी खतरे उठाने से ना घबराएं, क्योंकि सफलता के रास्ते समतल नहीं ऊबड़ खाबड़ होते हैं। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाएं, अपनी जिंदगी में उतारें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक